हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार एवं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि चुंबक क्या होता है, उसमें कौन कौन से गुण होता है, अर्थात उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, और साथ ही साथ समझा था कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है या किसे कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होती है, चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होती है। इतना हमने सब कवर पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज उससे आगे चलते हैं और समझते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग में डालिए चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो जो चुंबक होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक और दूसरे होते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे और कृत्रिम चुंबक किसे कहेंगे? तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, या फिर बोल सकते हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर खोजे गए चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, और कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए पृथ्वी के धरातल पर खोजे गए चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लॉर्डस्टोन पत्थर। तो लॉर्डस्टोन पत्थर है जो है प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। सबसे पहले जो पत्थर मिला था वो लॉर्डस्टोन पत्थर मिला था, और इस पत्थर में ही यह गुण पाया गया था कि इसको हम धागे से बांधकर लटकाते थे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था ना। तो इस पत्थर का उपयोग किया गया था वहां पर नाविकों की दिशा ज्ञात करने के लिए इस पत्थर का उपयोग किया गया था, क्योंकि इसमें चुंबक के समान क्या थे, गुण मौजूद थे ना। चुंबक के समान गुण मौजूद होने के कारण इसका उपयोग नाविकों की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। तो ये जो लॉर्डस्टोन पत्थर है एक प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि कृत्रिम चुंबक क्या होता है। तो कृत्रिम चुंबक कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक होते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। अब कृत्रिम विधि कौन कौन सी होती है? तो पहला लिखिए सिंगल टच मेथड होती है मैग्नेट बनाने की। दूसरी होती है डबल टच मेथड होती है, और तीसरी होती है डिवाइड मेथड, और चौथी होती है आपकी इंडक्शन मेथड। तो इन विधियों के द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं वो चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं ना, क्योंकि इनको हम कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के हो जाते हैं। कृत्रिम चुंबक के प्रकार, तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी चुंबक और एक हो जाता है अस्थायी चुंबक। तो अब हम देखते हैं कि स्थायी चुंबक क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि अस्थायी चुंबक क्या होता है। तो हेडिंग में डालिए स्थायी चुंबक। इसको इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। स्थायी चुंबक तो ऐसा चुंबक जिसकी शक्ति स्थायी रहती है और इसकी शक्ति को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, तो उसको स्थायी चुंबक कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखना है
कि इसकी शक्ति स्थायी होती है तो वो कौन सा चुंबक होता है? स्थायी चुंबक होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसकी चुंबकीय शक्ति को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है ना। तो ऐसे चुंबक स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। अब जो स्थायी चुंबक होते हैं ये कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं? तो स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी चुंबकशीलता ज़्यादा होती है और निग्राहिता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है और धारणशीलता भी ज़्यादा होती है। इस कारण से स्थायी चुंबक स्टील के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी चुंबकशीलता ज़्यादा होती है। अब ये चुंबकशीलता क्या होती है आगे देखेंगे हम, इसको ज़्यादा होती है ना। और धारणशीलता इसकी क्या होती है? धारणशीलता ज़्यादा होती है और निग्राहिता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। निग्राहिता अर्थात निग्राही बल का ज़्यादा होती है। इस कारण से जो स्थायी चुंबक होते हैं स्टील के बनाए जाते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो होता है वो होता है एलिनिको ना। एलिनिको जो है एक स्थायी चुंबक बनाने का सबसे अच्छा मटेरियल है क्योंकि इसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं ना। जो एलिनिको होता है, एलिनिको वो एक अच्छा मटेरियल है जिसमें एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट पाया जाता है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए एलिनिको में एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट पाया जाएगा, ठीक है। या ये एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट की मिश्र धातु होती है क्या? एलिनिको। अब स्थायी जो चुंबक होते हैं इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो आपने देखा होगा लाउड स्पीकर का जो चुंबक होता है, लाउड स्पीकर का चुंबक, तो यहाँ पर जो चुंबक लगा होगा वो कौन सा चुंबक होगा? स्थायी चुंबक होता है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। तो अब हेडिंग डालिए अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, नॉन परमानेंट मैग्नेट, नॉन परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। तो ऐसे चुंबक जिनकी चुंबक शक्ति स्थायी नहीं होती है, अर्थात इनकी चुंबक शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे चुंबक अस्थायी चुंबक अर्थात नॉन परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है, इसकी चुंबकीय शक्ति अस्थायी होती है। इनकी चुंबक शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इनकी चुंबकीय शक्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जो अस्थायी चुंबक होता है, नॉन परमानेंट मैग्नेट, ये किसका बनाया जाता है? तो एक नरम लोहे का बनाया जाता है। यह नरम लोहे का बना होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो नरम लोहे का बनाया जाता है, ठीक। और इसकी विशेषता होती है निम्न निग्राहिता
और निम्न धारणशीलता। इसकी जो विशेषता होती है निम्न निग्राहिता और निम्न धारणशीलता, अर्थात ये धारणशीलता इसकी क्या होती है, कम होती है और निम्न निग्राहिता होती है। तो ऐसे चुम्बक अस्थायी चुम्बक कहलाते हैं। अब जो अस्थायी चुम्बक होता है इसका उपयोग कहाँ पर हम करते हैं, तो जैसे कि मोटर, जनरेटर का चुम्बक, मोटर का चुम्बक और अल्टरनेटर का चुम्बक, या फिर ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेट होता है वो कौन सा मैग्नेट होता है, अस्थायी मैग्नेट होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का मैग्नेट या फिर डीसी मोटर का मैग्नेट या फिर ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर आदि में जो मैग्नेट हम उपयोग करते हैं वो कौन सा चुंबक होता है, नॉन परमानेंट अर्थात अस्थायी चुंबक होता है। तो ये अस्थायी चुंबक हो जाता है और स्थायी चुंबक हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब हेडिंग डालिए चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और दूसरे होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरे होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अब हेडिंग डालिए चुंबकीय पदार्थों में प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनको हम चुंबक क्षेत्र में ले जाते हैं तो उनमें तेजी से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या प्रतिचुंबकीय मटेरियल कहलाते हैं। तो यहां पर लिखिए ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तेजी से प्रतिकर्षण होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लिखिए इनके, उदाहरण जैसे कि चांदी, सोना, कॉपर, एल्कोहल, पारा, ऑक्सीजन आदि। ये कौन से पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अर्थात इन पदार्थों को हम शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो ये तेजी से प्रतिकर्षित होंगे, चुंबक के क्षेत्र की तरफ न प्रतिकर्षित होकर ये तेजी से बाहर की तरफ क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, अब इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, तो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। और इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है, ये याद रखना है, चुंबकीयशीलता, तो इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है वो कौन सी होती है, एक से कम होती है। इनकी चुंबकशीलता एक से कम होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है और चुंबक क्षेत्र में इन पदार्थों को हम रखते हैं तो तेजी से प्रतिकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं ना। अब जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूपों में ये पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट याद रखना है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो हेडिंग डालिए अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो ये धीरे धीरे चुंबक की क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ऐसे पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र में रखने पर धीरे धीरे आकर्षित होते हैं, धीरे धीरे आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिखिए प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्रोमियम आदि। तो ये पदार्थ कौन से पदार्थ की श्रेणी में आते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं ना। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति देखें, चुंबकीय प्रवृत्ति तो थोड़ा धनात्मक होती है, क्योंकि इनको हम चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं चुंबक क्षेत्र की तरफ। इस कारण से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति थोड़ा धनात्मक होती है। और चुंबकीयशीलता देखें, इनकी चुंबकीयशीलता तो 1 से थोड़ा अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन पर ताप का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। तो अब हेडिंग डालिए लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंग्लिश में लिखिए ना। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक क्षेत्र की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं, तो ऐसे मटेरियल लोहे चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तेजी से आकर्षित होते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे निकिल, कोबाल्ट और आयरन आदि। ये कौन से मटेरियल होते हैं? निकिल, कोबाल्ट, आयरन आदि ये लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अर्थात इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक क्षेत्र की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं। इस कारण से इनको हम लोहे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति
बहुत अधिक धनात्मक होती है, बहुत अधिक धनात्मक, और इनकी जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता तो इनकी जो चुंबकशीलता होती है 1 से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, और इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इन पदार्थों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप कहते हैं। तो वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं ना। तो ये चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।